नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रोहित सिंह है और अब हम चालू कर रहे हैं जो अकाउंट्स का अपना सीरीज़ है। अभी हम चैप्टर नंबर 2 चल रहा है अपना। इससे पहले एक चैप्टर नंबर 2 का वीडियो बन चुका है, आप देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। अब हम यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 करने की कोशिश करेंगे। यूनिट 1 में अपन ने पढ़ा था जनरल एंट्री। देखो, आपको पता होगा सबसे पहले अपन जनरल एंट्री बनाते हैं, फिर उसके बाद लेजर बनती है। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के बाद अपन ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं। कई लोग है ना, लेजर के बाद जो है वो सब्सिडरी बुक भी बनाते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर सब्सिडरी बुक क्या होती है और ये कैसे बनाई जाती है और ये लेजर से कैसे डिफरेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं बात करना लेजर की। ठीक है, तो लेजर जो है, लेजर को अपन प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही बोलते हैं। लेजर को अपन प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। पहले अपन ने, जैसे मैंने बता दिया, कि अपन पहले जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद लेजर बनाएंगे, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे लिखा है ना, सम ऑफ द बैलेंसेज आर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। और कुछ बैलेंसेस को अपन क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। जो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं बताओ, सोचो। बैलेंस शीट के थ्रू। आप वर्ड बैलेंस शीट से क्या समझे? अगर मैं आपसे पूछूं कि बैलेंस शीट क्या होती है, तो बैलेंस शीट कोई लेजर अकाउंट होता है क्या? नहीं होता। बैलेंस शीट मतलब बैलेंसेस की शीट, मतलब जो बैलेंस बच जाते हैं उनकी अपन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसे अपन बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो पहले अपन ट्रांसफ़र करते हैं जनरल एंट्रीज को लेजर अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो जितनी भी जनरल एंट्री लेजर में ट्रांसफ़र होती है, लेजर के बाद वो ट्रायल बैलेंस में जाती है। फिर फिर अपन उसके बाद उसको, कुछ आइटम्स को तो ट्रायल बैलेंस में से बैलेंस शीट में लेके जाते हैं और कुछ आइटम को ट्रेडिंग और P&L में लेके जाते हैं। ठीक है, लेजर का ये फॉर्मेट होता है, आपने बचपन में भी देखा होगा, मतलब 11th 12th में देखा होगा कि पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जनरल फोलियो, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जनरल फोलियो, अमाउंट, है ना। ठीक है, तो JF मतलब जनरल फोलियो होता है। तो अब क्या है, आपको पहले आप जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, फिर लेजर, है ना। अब देखो, जैसे अपन ने एंट्री करी राम अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो राम का अकाउंट अलग बनता है और कैश का अकाउंट अलग बनता है। मान लो ये राम का अकाउंट है, तो राम के अकाउंट में क्या एंट्री होगी, टू कैश। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, मान लो 10,000 का, तो इधर आ जाएगा। मान लो अगर ये राम अकाउंट नहीं होता और ये कैश अकाउंट होता तो एंट्री क्या करते, तो इधर एंट्री करते बाय राम। कितने से? 10,000 से। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल अपन को देख, जैसे मान लो अगर अपन कैश अकाउंट बना रहे हैं तो अपन पहले कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। तो कैश अकाउंट का क्रेडिट क्या है, ये वाला साइड। ठीक है, और उसके जो सामने वाला फिगर है वो लिख देंगे, तो बाय राम लिख देंगे। बाय मतलब डेबिट का साइन होता है और टू मतलब क्रेडिट का साइन होता है। ठीक है, तो आप जब जनरल एंट्री करोगे और उससे लेजर बनाओगे तो धीरे धीरे अपन को समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं इसको। ठीक है, प्रैक्टिस आपको मेन करनी है। फिर जनरल एंट्री से अपन क्या कर रहे हैं, लेजर बना रहे हैं। तो ये टू और बाय का ध्यान रखना है। टू मतलब क्रेडिट होता है और बाय मतलब डेबिट का साइन होता है। ठीक है, तो यही बात लिख रखी मैंने थ्योरी के अंदर। फिर अपन क्या करेंगे, जब भी अकाउंट बनाएंगे तो उसकी बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, लास्ट में उसका बैलेंस निकालेंगे कि भाई वो कैसे करेंगे अपन ने ना। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कि उसका बैलेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने मैं इधर बना के दिखाता हूँ आपको, है ना। ये अपन लेजर अकाउंट बना रहे हैं, राम अकाउंट। तो राम अकाउंट के डेबिट में आया, सपोज करो 1,00,000 रुपीज़, यहाँ पे 1,00,000 रुपये आया। राम अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा है 80,000 का बैलेंस, 80,000 का। ठीक है, यहाँ पे टोटल आ रहा है 1,00,000 का, यहाँ पे टोटल आ रहा है 80,000 का, बैलेंस नहीं, टोटल आ रहा है। बैलेंस क्या बच रहा है, 20,000 का, क्योंकि इधर 1,00,000 डेबिट हो रहा है, इधर 80,000 क्रेडिट हो रहा है। तो बैलेंस बच रहा है 20,000 का, तो मैं इधर 20,000 लिख दूंगा। इसको किस नाम से लिखते हैं, बाय बैलेंस CD। CD मतलब क्या होता है, कैरी डाउन। मतलब ये बैलेंस अब अगले साल नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, और जब मैं नेक्स्ट ईयर में बनाऊंगा इसको, इसकी ओपनिंग करूंगा, तो फिर मैं लिखूंगा इधर टू बैलेंस BD। BD मतलब ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन मतलब क्या होता है, पिछले साल से अगर अपन कोई फिगर को इस साल आगे लेके आए हैं तो उसे बोलते हैं ब्रॉड डाउन। और कैरी डाउन मतलब कि इस साल का फिगर अगर नेक्स्ट ईयर में जा रहा है तो उसे बोलते हैं कैरी डाउन। ठीक है,
तो आप थोड़ा थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना, आ जाएगा समझ में, एक दो बार वीडियो देखना, ठीक है। आप कभी भी है ना इस बात से टेंशन मत लेना कि आपको चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा मेरे साथ भी होता था कई बार कि चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, आपने या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, अकाउंट्स, लॉ या फिर इको, कुछ भी पढ़ रहे हो, और आपके पास एक टेक्स्ट है, मतलब आप जैसे स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो अपना, आप मॉड्यूल पढ़ रहे हो, आपने पहली बार कोई चीज़ पढ़ी है ना, तो आपको समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, सेकंड रीडिंग लगाओ। सेकंड रीडिंग लगाने के बाद आपको वो चीज़ थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी ना, थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि चीज़ें कनेक्ट हो पा रही है, लिंक हो पा रही है, लेकिन सेकंड बार में भी पूरी समझ में नहीं आई। लेकिन थर्ड बार है ना, फिर थर्ड बार आप पढ़ोगे है ना, तो फिर आप पढ़ते 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 एकदम से बीच में जाओगे कहीं पे, पढ़ते पढ़ते उसी लाइन के अंदर, मतलब बीच में, मतलब ऐसे बीच में जाओगे, और फिर आप एकदम से बोलोगे अरे यार ये था क्या, मतलब फिर आपको एकदम एनलाइटनमेंट होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आएगी दो तीन बार। तो आप जब भी कोई चीज़ पढ़ो तो एकदम से हार मत मानो, कम से कम उसको दो तीन बार पढ़ो, तब जाके आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रहेगी, है ना, ठीक है। और अगर एक बार में चीज़ समझ में आती तो वो बेस्ट है, तब तो उसकी कोई बात ही नहीं है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस मतलब जब अपन ने लेजर जर्नल एंट्री बना दी, फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग कर दी। अब लेजर पोस्टिंग के बाद जो अगला काम होता है मेरा, होता है, आपने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखा होगा, जैसे इस तरीके से है ना, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है। अब जैसे इधर अपन ने लिखा परचेजेस, तो इधर लिख दिया परचेज को, डेबिट को 1 लाख रुपए है ना। फिर अपन सेल्स में लिख सकते हैं कुछ अमाउंट, सेल्स में लिख दिया अपन ने मान लो 1 लाख का क्रेडिट अमाउंट है ना। तो ऐसे कुछ भी अपन कर सकते हैं, तो परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तो अच्छा, परचेज डेबिट होता है, ये बात पता है, जैसे एक्सपेंसेस सारे के सारे अपन क्या करते हैं, हमेशा डीआर करके चलते हैं, और इनकम अपन हमेशा क्या करते हैं, सीआर करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, डेबिट मतलब सारे एक्सपेंसेस होते थे, और क्रेडिट मतलब इनकम होती है। तो कई बार आपको एग्जाम में क्या है, ट्रायल बैलेंस को करेक्ट भी करना पड़ता है। जैसे मान लो आपको सेल्स फिगर ये डेबिट में दे देगा, और परचेज की फिगर क्रेडिट में दे देगा, सीआर में दे देगा, और बोलेगा आप नया ट्रायल बैलेंस बना के दिखाओ। तो आपको चार मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से सुननी है। असेट अगर आपसे कोई पूछेगा तो हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। अगर आपसे कोई पूछे लाइबिलिटी क्या होती है, तो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। आपसे कोई पूछे इनकम क्या होती है, तो हमेशा क्रेडिट होती है। और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ठीक है, डीआर। तो ये अपन को चार फंडामेंटल याद रखने हैं, ठीक है। तो जब भी एसेट को और बताता हूँ, जब भी एसेट इंक्रीज होती है तो और डेबिट करते हैं उसे, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो और क्रेडिट करा जाता है उसे, ना सीआर करते हैं। इनकम कभी भी बढ़ाई जाती है, बढ़ती है, तो उसे क्रेडिट करते हैं, सीआर करते हैं। और एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं तो उसे डेबिट करते हैं। लेकिन मान लो असेट अगर कम होगी तो उसे डेबिट की जगह क्रेडिट करेंगे, फिर उल्टा होता जाएगा, ठीक है। ऐसी लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी, बढ़ने की जगह कम हो जाएगी तो उसे डेबिट कर देंगे। इनकम अगर बढ़ने की जगह कम होगी तो उसे क्रेडिट कर देंगे। और एक्सपेंसेस अगर जो है बढ़ने की जगह कम होंगे तो उसे सीआर कर देंगे, ठीक है। चलो, तो ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं दोस्तों अपन, डायरेक्ट क्या, वैसे एक बार बताओ, सोचो जरा, क्या आप डायरेक्ट ना जनरल एंट्री से या लेजर से ट्रेडिंग पीटर बैलेंस शीट बना सकते हो, नहीं बना सकते? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना है और आप लेजर से ट्रेडिंग पीटर बैलेंस शीट बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। अपन को बैलेंस ही तो चाहिए होता है, तो वो मिल जाएगा अपन को आराम से। अच्छा ये बताओ कि जनरल एंट्री से अपन ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं भाई, जनरल एंट्री से ही तो चीज़ लेजर में जाती है। तो जब लेजर से ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बन सकती है तो जनरल एंट्री से क्यों नहीं बन सकती, ठीक है। तो जनरल से भी अपन डायरेक्टली ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बना सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ी सी अपन को कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। इसलिए पहले अपन जनरल जनरल एंट्री से लेजर बनाते हैं, लेजर से फिर अपन ट्रायल बैलेंस पे जाते हैं, फिर अपन बैलेंस शीट ट्रेडिंग वगैरह बनाते हैं, पी एंड एल बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से क्या फ़ायदा है, गलतियाँ अगर होती है ना तो पता लग जाती है। तो अर्थमेटिकल एरर्स जो होती है वो पता लग जाती है ट्रायल बैलेंस से, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ट्रायल बैलेंस का डेबिट जो है वो 1 लाख आ रहा है, लेकिन क्रेडिट 80,000 आ रहा है, मतलब 1 लाख और 80,000 आ रहा है, तो ये बैलेंस तो मिल नहीं रहा, मैच कर नहीं रहा। तो अब
मतलब कभी इससे फिर ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट अपना मैच करेगा नहीं करेगा, बैलेंस शीट मैच करेगी नहीं करेगी, नहीं करेगी। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस से स्टार्टिंग में पता लग जाता है कि जो बैलेंस शीट है वो मैच करेगी या नहीं करेगी, तो इसलिए अपन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। वरना फिर अगर अपन ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट स्टार्टिंग में बना देंगे डायरेक्टली लेजर के बाद बिना ट्रायल बैलेंस बनाए, तो फिर अपन को अगर मान लो बैलेंस शीट मैच नहीं करती तो फिर पता नहीं लगेगा कि गलती कहाँ है एग्जैक्टली। तो ट्रायल बैलेंस पता जल्दी गलतियों को पता लगा देता है। ठीक है, तो अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब अपन बनाते हैं ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट, तो वो ट्रायल बैलेंस के बाद ही बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस जो होती है वो समरी होती है एक तरीके से लेजर की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये 3 पॉइंट आप एग्जाम में एज इट इज लिख सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छे पॉइंट है कि ट्रायल बैलेंस समरी है लेजर की, और अर्थमेटिकल एरर पता लग जाती है, और अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस से ही बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस का रूल क्या होता है बनाने का? सच ऐसे कोई रूल नहीं है, बहुत सिंपल है कि आप डेबिट क्रेडिट देखते जाओ और चेक करते जाओ। जैसे देखो ये एग्जांपल देखो, इसमें आपसे कोई पूछे कि भाई पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है वो कैसे है हुआ, कैपिटल कहाँ से आई? लेजर से है ना। इसका 1 लाख बैलेंस आ रहा है, सेल 1,66,000 1,66,000 आ रहा है, परचेज 1,50,000, सेल्स रिटर्न 1,000, डिस्काउंट अलाउड 2,000। अब आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है इस क्वेश्चन में, तो कैसे बनाएंगे? पहले तो आप ये सीखो कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, पता लगाओ। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? सी आर, लाइबिलिटी होती है ना। सेल इनकम होती है सी आर, परचेज एक्सपेंस होता है डी आर, सेल्स रिटर्न क्या है? डेबिट, क्योंकि सेल जब क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न उसका उल्टा हो जाता है। डिस्काउंट अलाउड नुकसान है, डेबिट होगा। एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। ट्रेड रिसीवेबल डेटर मतलब डेबिट, ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट, इंश्योरेंस पेड डेबिट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अपन डेबिट क्रेडिट के हिसाब से लिखते जाओ और आपका ट्रायल बैलेंस तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच करना चाहिए। फिर इसी ट्रायल बैलेंस को मैं पूरा तोड़ तोड़ के ना, इसी को तोड़ूंगा आराम से, और इसमें से एक एक फिगर निकाल के, कुछ फिगर जाएगा ट्रेडिंग में, कुछ फिगर जाएगा पीनल में, और कुछ फिगर जाएगा बैलेंस शीट में। जैसे कैपिटल है वो जो बैलेंस शीट में जाएगी, सेल्स ट्रेडिंग में जाएगी, ट्रेड पेबल मतलब लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है ना, मतलब क्रेडिटर्स, ये अपन बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव पीएनएल में लेके जाएंगे। परचेजेस ट्रेडिंग या पीएनएल आप एक ही बात कह सकते हो, ये फिर अपन सेल्स में से लेस कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड पीएनएल से पीएनएल में लेके जाएंगे। एक्सपेंसेस पीएनएल, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स हैं एक तरीके से, बैलेंस शीट में जाएंगे। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जाएंगे। कैश बैलेंस शीट में जाएगा। इंश्योरेंस पेड एक्सपेंस है पीएनएल में जाएगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करो, जो डेबिट हो रहा है वो क्या डेबिट हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेबिट क्या क्या चीज़ें हो रही है, तो आप बोलेंगे सर इतने सारे आइटम डेबिट हो रहे हैं। इसको थोड़ा आप ग्रुप करो, या तो डेबिट हो रहे हैं एक्सपेंसेस, या डेबिट हो रहे हैं असेट, और कोई चीज़ डेबिट नहीं हो रही है। जैसे परचेज, परचेज एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट हो रहा है। ठीक है, सेल रिटर्न तो चलो ठीक है, सेल में से अपन लेस कर देते हैं इसलिए डेबिट हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, वो भी डेबिट हो रहा है। एक्सपेंस तो एक्सपेंस है ही। ट्रेड रिसीवेबल असेट है, तो देखो जब भी डेबिट कोई चीज़ हो रही है तो वो या तो असेट होती है या फिर एक्सपेंस होता है। इसी तरीके से क्रेडिट देखो क्या क्या चीज़ें हो रही है। कैपिटल सेल्स मतलब लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है और इनकम क्रेडिट हो रही है। ठीक है, ट्रेड पेबल अगेन लाइबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव अगेन इनकम। ठीक है, तो डेबिट क्या होते हैं? एक्सपेंसेस और असेट, और क्रेडिट क्या होती है? इनकम और लाइबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना, तो बिल्कुल आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक मतलब अपन हर किसी चीज़ों की अलग अलग बुक्स बना रहे हैं। नॉर्मली 8 सब्सिडरी बुक होती है, जैसे परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न। ठीक है, एक कैश बुक आपकी सब्सिडरी बुक है, एक जनरल प्रॉपर, और एक बीआर, और एक बीपी। ठीक है, तो ऐसे टोटल मिला के अपनी 8 सब्सिडरी बुक होती है। कैश बुक, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जो लेजर भी होता है और सब्सिडरी बुक भी होती है, तो ये दोनों का काम करती है। लेजर को अपन प्रिंसिपल बुक भी कहते थे ना, तो कैश बुक अगर एग्जाम में पूछे क्या दोनों होती है क्या, तो दोनों होती है। ठीक है, अच्छा अब अपन देखते हैं कि ये सब्सिडरी बुक काम क्या आती है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहली बात तो एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस अलग अलग वर्क का डिवीजन हो जाएगा। कैसे होगा अभी आगे समझ में आ जाएगा, है ना। स्पेशलाइजेशन होगा पर्सनस का, एफिशिएंसी बढ़ेगी पर्सनस की। होता क्या है, जैसे परचेज बुक के अंदर
केवल परचेज के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे जाएंगे, और वो भी कौन से परचेज के, क्रेडिट परचेज के। ठीक है, और उसके लिए परचेज बुक को रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग से मैनेजर बिठा दिया जाएगा, एक पर्सन बिठा दिया जाएगा जो केवल परचेज के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ऐसी अलग सेल्स बुक के लिए अलग सेल्स मैनेजर बिठाया जाएगा, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है पर्सन की, है ना। हर पर्सन का डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। जैसे आज अपने घरों में भी तो डिवीजन ऑफ वर्क होता है ना। जैसे पापा का काम है कि भाई जॉब करना है ना, ठीक है, या बिजनेस करना। लेकिन मम्मी जो नॉर्मली जो है इंडिया के अंदर क्या होता है, हाउस वाइफ। ठीक है, बच्चों का काम क्या होता है, पढ़ाई करना। तो ये क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। इससे सेविंग ऑफ टाइम भी होती है, क्योंकि हर पर्सन अलग अलग अपना अपना काम कर रहा है, तो इससे टाइम बचेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस, है ना। अगर परचेज बुक की बात करें तो परचेज बुक के सारे ट्रांजेक्शन, परचेज के सारे ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गए, तो एक ही जगह पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इससे जो अगर मान लो कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर एरर हो जाती है कोई, तो उससे अपन आसानी से पता लगा सकते हैं कि एरर कहाँ पे हुई है। ठीक है, चलो अब अपन देखो देखो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल बुक मतलब एक तरीके से लेजर। ठीक है, और सब्सिडरी बुक जो अपन ने डिस्कस किया, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BRBP और जनरल प्रॉपर। और एक और बुक होती है कौन सी, कैश बुक। कैश बुक दोनों होती है ना। ठीक है, इस एग्जाम्पल को और देखो, इस चार्ट को, तो समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल बुक मतलब लेजर, ठीक है, और प्रिंसिपल बुक देखो कैश बुक भी है। मतलब कैश बुक क्या है, दोनों है, प्रिंसिपल बुक भी है, और देखो सब्सिडरी बुक के अंदर भी अपना एक तीर यहाँ पे जा रहा है, मतलब सब्सिडरी बुक जो कैश बुक है वो सब्सिडरी बुक भी है। ठीक है, फिर उसके बाद कैश बुक जो होती है वो अपन बाद में पढ़ेंगे कितने कॉलम की होती है। आप ये देखो सब्सिडरी बुक कितने टाइप की होती है, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, BRBP, जनरल प्रॉपर और कैश बुक। ठीक है, तो कितनी हो गई सब्सिडरी बुक, 8 सब्सिडरी बुक हो गई। तो अपन देखते हैं कि परचेज, अब एक ही करके, कि परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होता है। परचेज बुक में आप बिल्कुल मेरी बात ध्यान सुनना है ना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती है। पहली बात तो कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि कैश परचेज कहाँ रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में। और क्रेडिट परचेज किसकी, गुड्स की, ना कि फर्नीचर वर्नीचर की। जैसे मान लो आपका गुड्स है, कोई भी कपड़े हैं, तो फर्नीचर आपकी क्या है, फिक्स एसेट है। ठीक है, आपका काम टेक्सटाइल बिजनेस है, तो फर्नीचर आपके लिए स्टॉक नहीं है, तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो सर अगर फर्नीचर खरीदेंगे तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, आप सोचो जरा, आप बताओ। अगर फर्नीचर कैश में खरीदा तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, अगर फर्नीचर उधार में खरीदा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, जनरल प्रॉपर। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन अगर किसी बुक में कवर नहीं होता, तो फिर अपन उसको लास्ट में जनरल प्रॉपर जो होती है उसमें कवर करते हैं। ठीक है, तो मेरी बात वापस सुन लो आप ढंग से एक बार, मैं रिपीट कर देता हूँ कि परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, वो भी गुड्स के, जिसकी डीलिंग हो रही है बिजनेस के अंदर। तो अगर कैश परचेज है किसी भी चीज़ की, तो वो कैश बुक में जाती है, चाहे वो गुड्स हो चाहे अदर देन कुछ गुड्स हो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ऐसे कोई खास बात नहीं है, आप आराम से देख सकते हो। ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको बताया था, माइनस करना होता है, तो इसका फॉर्मेट याद रख लो, पहले डेट आती है, पर्टिकुलर्स आते हैं, रुपीज़ आते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में जो ब्राउन एंड कंपनी है वो गुड्स बेच रही है नारायण एंड कंपनी को। तो ये जो नारायण एंड कंपनी है उसकी अपन को बुक्स बनानी है। तो अपन ने लिखा पहले तो बायर का नाम जिससे अपन ने परचेज़ किया, क्या परचेज़ किया, 5 पेंसिल 100 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो 500 रुपये की, और एक रजिस्टर्ड 240 रुपये डजन के हिसाब से। तो टोटल 3380 का माल हो गया, उसमें से 10% डिस्काउंट है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेटर साथ में रखे करो, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड होता है। कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है, सिटीजन का ले लो, साइंटिफिक मत लेना, है ना। सिटीजन का ले लो, कैशियो का ले लो, ये सब कैलकुलेटर अच्छा आते हैं ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर मत लेना। और एक और चीज़ बताता हूँ, ओरिजिनल कैलकुलेटर लेना, लोकल कैलकुलेटर मत लेना। लोकल कैलकुलेटर 100 रुपये के आसपास आ जाते हैं, लेकिन हर बार बदलने पड़ते हैं। ओरिजिनल कैलकुलेटर लो, 300-400 रुपये का आएगा सिटीजन का। ठीक है ना, आराम से 3-4 साल चलेगा, हो सकता है पूरा CA निकाल दे। ठीक है, बस उसका ध्यान रखना, खोने मत देना। चलो अब अपन देखते हैं सेल्स बुक की बातें। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होगा बताओ, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होता, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। बस ये लाइन अगर आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा एग्जाम में, बस इतना। ठीक है,
तो कभी भी पहली बात तो कैश सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि कैश सेल किधर जाएगा, कैश बुक में। और मान लो अगर कैश सेल ऑफ फर्नीचर है तो वो किधर जाएगा, वो भी कैश बुक में जाएगा। और क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर है तो किधर जाएगा, क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर है तो जनरल प्रॉपर में जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखो। तो जो एंट्री होती है वो तो सेम होती है, जो जैसे परचेज बुक में होती है वैसी सेल्स बुक में होती है। तो इस एग्जांपल को देख सकते हो आप कि अपन ने गुड्स गुप्ता एंड वर्मा कंपनी को बेचे। ये एमएस मतलब क्या होता है, मैसर्स, है ना, सुना होगा आपने पहले भी इसको, मैसर्स होता है। ठीक है, मिस्टर विस्टर मत कर देना इसको एग्जाम में। 30 शर्ट है 800 रुपये के हिसाब से, 20 ट्राउज़र है 1000 रुपये के हिसाब से, तो ये टोटल माल 44,000 का हो गया। इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, इसको माइनस करो, आंसर आ गया। तो ऐसे बाकी सारे भी कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, सेल रिटर्न जो सेल्स थी उसका उल्टा कर दो। ठीक है, तो वही है सेल्स रिटर्न, कुछ है नहीं खास। ऐसे ही परचेज रिटर्न हो जाएगा, परचेज रिटर्न में भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, जनरल। जनरल के अंदर कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे, जो किसी में भी नहीं जाते, जो कैश बुक में भी नहीं जाएंगे, परचेज रिटर्न में भी नहीं जाएंगे, सेल रिटर्न में भी नहीं जाएंगे, परचेज में नहीं जाएंगे, सेल में नहीं जाएंगे, बीआर में नहीं जाएंगे और बीपी में नहीं जाएंगे, है ना। तो इसमें ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्री समझेंगे बाद में क्या होता है। रेक्टिफिकेशन अपने कोर्स में ट्रांसफर एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री, है ना। तो जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, या फिर अक्रूड, अनर्ड, प्रोविजंस, रिजर्व्स, है ना, ये सब इसमें ट्रांजेक्शन आते हैं। तो इनको नहीं भी आता है तो टेंशन मत लेना, फाइनल अकाउंट में सब समझेंगे एक करके, ना। ठीक है, इतना पढ़ लो आज, इसका रिवीजन जरूर कर लेना भाई, है ना। थैंक यू।